गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर जो भी है 11 या 12 वो चल रही थी हमारी। 11 इन द न्यू बुक और इन द ओल्ड बुक। न्यू बुक में कह नहीं सकता कौन सी है, 10 है। ओके, सो उसके 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बेस्ड ऑन द अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस। अभी फिफ्थ से अपने को आज देखना है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स है एक तरीके से ये आठों जो हमने डिस्कस किया था, जो अलग अलग कॉनिक सेक्शंस को जन्म दे रही है और वहां से उनकी अलग अलग चीजें पूछी जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करें। आज का पहला क्वेश्चन। Okay, let's read out. A rod of length 12 centimeters moves with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. क्वेश्चन ही इतना मतलब लैंग्वेज वाइज इतना भयानक है कि समझ ही नहीं आया, है ना। समझ आएगा कुछ। एक रॉड है। अब मैथ्स में रॉड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है। रॉड मतलब समझ, सरिया, है ना। तो मैथ्स में रॉड मतलब एक लाइन सेगमेंट है। कितनी लेंथ है उसकी लाइन सेगमेंट की? 12 सेंटीमीटर। वो मूव कर रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, पर वो इस तरीके से घूम रही है कि उसके जो एंड्स है, उसके जो एंड्स है, वो एंड्स हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करते हैं हमेशा, है ना। उसको कहीं से भी घुमाओ, जो एंड्स है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस में मिलेंगे। ओके। उसके बाद उस रोड पर एक पॉइंट है पी, जो कि एक्स एक्सिस से हमेशा 3 सेंटीमीटर दूर रहता है। वो पॉइंट पी एक्स एक्सिस से हमेशा कितना दूर रहता है? विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। जहां से एक्स एक्सिस पे कॉन्टैक्ट हो रहा है ना रोड का, वहां से ये हमेशा 3 सेंटीमीटर, जैसे मान लो एक्स एक्सिस ये है ना, तो एक्स एक्सिस से मान लो रोड का कॉन्टैक्ट यहाँ हो रहा है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर दूर हमेशा पी रहेगा। ठीक है। आगे अब उस पी पॉइंट का लोकस बताओ। लोकस का मतलब ये होता है कि हमको क्या चाहिए, उससे बनने वाली एक, भाई वो पी जो लोकस मतलब होता है रास्ता, वो पी कहाँ कहाँ घूम सकता है, उस घूमने वाले, और वो जहां जहां घूमेगा कहीं से भी से घूमेगा, तो वो एक कर्व बनेगा। तो उस कर्व की इक्वेशन, उस कर्व की इक्वेशन, और वो कर्व हमने जो कॉनिक सेक्शन सीखे हैं उनमें से कोई एक कर्व होगा। हो सकता है वो पैराबोला मतलब वो पैराबोला में घूम रहा हो सकता है वो एलिप्स एलिप्टिकल फॉर्म में घूम रहा हो सकता है वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा हो सकता है हाइपरबॉलिक फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे कोर्स में 4 ही है, उसके अलावा कोई कर्व हमारे कोर्स में नहीं है, तो उनमें से चारों में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। तो पहले तो रॉड के बारे में डिसाइड करते हैं, तो एक मैं 2D प्लेन बनाता हूँ कि रॉड कैसे घूम रही है। पहले तो ये डिसाइड करो रॉड कैसे घूम रही है, और फिर ये डिसाइड करो पॉइंट पी कैसे घूम रहा है। तो लेट्स से दिस इज ए 2D प्लेन। फाइन। अब एक ऐसी रॉड यानी एक लाइन सेगमेंट अपने को बनानी है जिसके एंड्स जो है वो एक्सिस को टच कर रहा है, कोड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैंने ये बना दी, लेट्स से। ओके। इसके जो एंड्स हैं पी क्यू, कुछ भी ले लो, पी क्यू मतलब ए भी लो, तो ये इसको टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताओ। कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। अब एक ही तरीके से कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बी को यहीं छोड़ दो, ए को उठा के यहाँ लगा दो। दूसरा तरीका बता रहा हूँ कलर चेंज करके। बी को तो यहीं छोड़ दो और ए को उठा के यहाँ ले आओ। अभी भी तो इसके एंड्स हैं वो जो टच कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इस रोड के एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एक तरीका और हो सकता है ऐसे, अभी भी इसके एंड पॉइंट्स इसको टच कर रहे हैं। और एक तरीका कैसे हो सकता है, ऐसे। तो ये रॉड इसी फॉर्म में घूम सकती है। इसको रोड को ऐसे घुमाना है कि हमेशा उसके एंड पॉइंट्स जो है, हमेशा जो उसके एंड पॉइंट्स है वो किसको टच करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को टच। तो ये 4 ही तरीके हैं जिससे वो रॉड घूम सकती है। और रोड की लंबाई फिक्स है 12 सेंटीमीटर। ए बी ए बी ए बी कहीं से भी ले लो, फाइन। अब इस रोड पे एक पॉइंट है पी, इस रोड पे एक पॉइंट है पी, जो हमेशा कहाँ रहता है? जो हमेशा ऐसी जगह पे रहता है ताकि एक्स एक्सिस से कांटेक्ट वाले पॉइंट से 3 सेंटीमीटर दूर हो। एक्स एक्सिस से कांटेक्ट वाले पॉइंट पे वो कहाँ लगेगा? 3 सेंटीमीटर दूर लगेगा। तो एक एक करके लगाओ, जैसे ऊपर वाली जो फॉर्म थी उसमें लगाओ उस पी पॉइंट को, तो कहाँ लगेगा देखो, वहां पे वो यहाँ लग जाएगा। ओके, 3 सेंटीमीटर दूर। फिर यहाँ पे कहाँ लगेगा? यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ पे कहाँ लगेगा? यहाँ लग जाएगा। और फिर यहाँ पे कहाँ लगेगा? यहाँ लग जाएगा। बस 4 जगह जा सकता है वो, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दूर है। तो अब आप सोचो ये पी पॉइंट जो मूव कर रहा है उसका लोकस क्या है? लोकस मतलब इक्वेशन क्या है, किस इक्वेशन में ये मूव कर रहा है? पहले तो ये पता लगा कौन से कर्व में ये मूव कर रहा है। तो ये बेटा ये इलिप्टिकल फॉर्म में मूव कर रहा है। चेक करो, चेक करो ध्यान से, ऐसे।
ये इलिप्टिकल फॉर्म में मूव करेगा ये P। ठीक है आया, यानी कि इस इलिप्स की इक्वेशन चाहिए आपको। ये जो इलिप्स मैंने बनाया है, इस इलिप्स की क्या चाहिए आपको, इक्वेशन चाहिए। या फिर ऐसे समझो कि जो भी इक्वेशन आप बना रहे हो वो इलिप्स की इक्वेशन बननी चाहिए। जो भी आप इक्वेशन बनाओ ना भी, वो किसकी बननी चाहिए, इलिप्स की, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि इलिप्टिकल फॉर्म में वो। समझ आया। अब ये बाकी सब हटा दो, केवल पहली पहली रोड रखो। ये तो हमने सीखने के लिए पर्पज से ही सब लगाया था भाई, क्वेश्चन का मीनिंग पता चले। अब आ जाओ, आपकी रोड यहाँ है, इसी जगह पर है। ठीक है, सब हटा दिया मैंने। और पॉइंट पी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और ये पॉइंट पी इससे 3 सेंटीमीटर दूर है। ओके फाइन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। फाइन। ओके। अब पी पॉइंट का लोकस चाहिए ना, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मानो। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मान के इक्वेशन बना दो। ओके। अब इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, वो सोचना आपको पड़ेगा। ओके ना। ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई बदल रहा है, एक्स कॉमा वाई क्या है, बदल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो वो किस किस फॉर्म में घूमेगा, कौन सी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। समझ आया, वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपको सोचना है। ओके ना। चलो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया। लेट्स से इसको ले लेते हैं क्यू, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये जो यहाँ पे बन रहा है उसको ले लेते हैं आर। ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, ट्रायंगल ए क्यू पी और ट्रायंगल पी आर बी, ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल पी आर बी के दोनों ट्रायंगल्स को पर्टिकुलरली अलग अलग सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो, एक एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अंदर की साइड बनाओ। देखो, एक एक एंगल 90 डिग्री है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। तो दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर है या नहीं है, है है या नहीं बताओ। तो मैं क्या लिखता हूं, हेयर लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, ऑफ द पॉइंट पी, क्या टाइम हो रहा है भाई, हम्म, lying on the lying on AB, lying on AB, B, B इसको मान लो x कोमा y, इसको मान लिया मैंने x कोमा y। अच्छा जी, दूसरी चीज, टोटल लेंथ ए बी कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। यस और नो, टोटल लेंथ ए बी 12 सेंटीमीटर गिवन है, गिवन है। साथ में पी से लेके बी 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऊपर वाली बची हुई कितनी हो गई, 9 हो गई ना। ऑल्सो ऑल्सो लेंथ पी बी, लेंथ पी बी इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, ये भी डालो सामने गिवन। सो सो लेट अस फाइंड लेंथ एपी, माइनस करके लेंथ एपी, लेंथ एपी 12 - 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, बोलो, कोई डाउट नहीं है ना। नाउ, अब ये क्लियर है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए क्यू पी और पी क्यू बी। इसको आपको ऐसा नहीं कि ए सिमिलैरिटी लगा के शो करना है ना, एक एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। नाउ डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 11th क्लास में कि ट्राइंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी, इसको आर लिया था ना मैंने, पी आर बी, पी आर बी, सच दैट ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, या फिर इसको तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल कर सकते हैं हम। तो इन दोनों एंगल्स को अपन थीटा ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी इक्वल है दोनों। सच दैट एंगल, सच दैट ऐसे लिख देता हूं, लेट एंगल ए पी क्यू इक्वल टू, इधर वाला एंगल बोलो, पी बी आर, पी बी आर बी थीटा। इसको थीटा ले लिया। अब एक एक ट्रायंगल उठाओ और उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल पता है और ये साइड पता है। आपको क्यूपी निकालना है। क्यूपी क्यों निकालना है, क्योंकि आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्यूपी के बराबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट पी आर के बराबर होगा।
किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स वाई एक्सिस से दूरी इसकी क्यूपी है, तो क्यूपी निकाल लूंगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो पी आर होगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आप क्यूपी निकालो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और नीचे वाले ट्राइंगल में आप पी आर निकालो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब आप पता लगाओ, जैसे ये थीटा है तो क्यूपी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, और एपी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन कॉस थीटा में लगेगा। नीचे वाले ट्राइंगल में पी आर है अपोजिट साइड और पीबी है हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का नीचे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा, ऊपर में लगाओ कॉस थीटा, नीचे में लगाओ साइन थीटा। चलो लगाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम ए क्यू पी। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए क्यू पी 90 डिग्री है ना, बोलो। एंगल ए पी क्यू थीटा है, एंगल ए पी क्यू थीटा है, साथ में एपी, एपी कितना है, 9 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे क्या लगाना डिसाइड किया अपने, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर मैं लगा दूं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, क्यूपी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एपी, है ना, बोलो। तो इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो क्यूपी की वैल्यू तो आपको पता करनी है। अच्छा, क्यूपी की वैल्यू एक्स है, पता क्या करनी है, अगर आपने उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई माने तो क्यूपी की वैल्यू एक्स है ना। भाई ये लेंथ एक्स है या नहीं है, बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लेंथ वाई है या नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो इसको एक्स लिख सकता हूं, और एपी की वैल्यू 9 है ही है, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दो। इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई 9। डन। इसको इक्वेशन मार्क करके छोड़ दो। अब ऐसा का ऐसा काम नीचे वाले ट्राइंगल में करो, इधर कर देता हूँ। अगेन इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम बताओ, पी आर बी, है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है ना। ये एक्स और वाई है, पता चल रहा है आपको, है ना। ये एक्स है और ये वाई है। अगेन इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम पी आर बी। इसके अंदर क्या क्या की मैंने, एंगल पी आर बी 90 डिग्री, बोलो। एंगल पी बी आर थीटा, एंगल पी बी आर थीटा, और पी बी हाइपोटेन्यूज इसकी 3 सेंटीमीटर की है ना। इधर मैं कॉस थीटा लगा देता, ओ साइन थीटा लगा देता हूँ, लगा दूं। साइन थीटा विल बी इक्वल टू एट अपोजिट साइड पी आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी बी। पी आर की वैल्यू वाई है क्योंकि आपने इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई माने, पीबी की वैल्यू 3 है। डन। तो यहां से क्या मिला बताओ, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय 3। इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके। अब आपको एक्स और वाई में एक इक्वेशन चाहिए थी, यस और नो। इक्वेशन 1, आपको एक्स और वाई में क्या चाहिए थी, लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। पाथ, पाथ जो होगा वो कर्व्ड होगा। तो आपको इक्वेशन चाहिए थी, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 के साथ ऐसा क्या करूं ताकि एक्स और वाई की एक इक्वेशन बन जाए, सोचो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ ऐसा क्या करूं, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जोड़ दो, घटा दो, जो आपकी मर्जी है कर सकते हो। आपको एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन जो बनेगी वो एक एलिप्स की इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि रोड अगर ऐसे होगी तो पी आएगा, रोड अगर ऐसे होगी तो पी आएगा, रोड अगर ऐसे होगी तो ये एलिप्टिकल फॉर्म में घूमेगा। पी पॉइंट किस में घूमेगा, एलिप्टिकल फॉर्म में। तो आप इक्वेशन बनाओगे ना, ऑटोमेटिकली वो एलिप्स की इक्वेशन बनेगी। तो अगर वो एलिप्स की बनती है तो मान लेना कि हाँ हमने सही बनाई है, और अगर वो एलिप्स की नहीं बनती है तो समझ जाना आपने गलत बनाई है। पहले तो बनाओ, कैसे बना सकते हो यहाँ से एक्स और वाई की इक्वेशन, बोलो साक्षी। नो आइडिया। अग हाँ, cos थीटा sin थीटा नहीं रहे, बस एक इक्वेशन रहे। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बताओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप की एक इक्वेशन होनी चाहिए जहाँ पे ए और बी न्यूमेरिक फॉर्म में होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि पर्टिकुलर इसी इलिप्स की इक्वेशन चाहिए ना, तो ए और बी की वैल्यू भी होनी चाहिए उसमें। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर आया एक्स स्क्वायर बाय 81, उधर आया प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। बन गई इलिप्स की इक्वेशन, बोलो। स्क्वायरिंग इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 एंड देन एडिंग अप। ठीक है, करूं, देखो कैसे। नाउ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ
the equations and adding them we get दैट मीन्स मैं ये कर रहा हूं इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर और फिर उनको ऐड कर दो। ठीक है, यानी एलएचएस पार्ट का स्क्वायर करो तो एलएचएस क्या था, इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या था बोलो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या था साइन थीटा, उसका स्क्वायर करो साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू आरएचएस का भी स्क्वायर करके जोड़ो। इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या था, एक्स बाई 9 और इधर वाई बाय 3, तो एक्स बाई 9 का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बाय मतलब एक्स बाई 9 एक बार के लिए से लिख दो एक्स बाई 9 का होल स्क्वायर और इधर वाई बाय 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं उस पार्ट को पहले लिख दो, इस पार्ट को बाद में लिखो, तो ये तो 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड लोकस of the point P, is the required locus, match करो आंसर of the point P lying on the road AP, lying on the road AP, बोलो समझ आया? ठीक है, और ये एलिप्स की इक्वेशन है और एलिप्टिकल फॉर्म। अब पूछ ले क्वेश्चन में कि उसके बाद ये भी बताओ कि पॉइंट पी जिस पाथ पे घूमेगा वो पाथ कौन सा कर्व होगा, तो वो एलिप्टिकल कर्व होगा। इक्वेशन से भी पता चल रहा है और फिगर वाइज भी हमने देखा था, रॉड ऐसे रख दूं तो पी इधर आ रहा था, रॉड ऐसे रख दूं तो पी इधर आ रहा था, रॉड ऐसे रख दूं तो पी इधर आ रहा था, तो वो पी 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 को कनेक्ट करने तो एक एलिप्स बनता है। ओके, बोलो पैराबोला में आप 4 क्वाड्रेंट में मूव कर सकते, पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, पैराबोला की इक्वेशन बताओ पैराबोला की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ, प्लस, इसमें तो प्लस है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, इसमें प्लस आ रहा है, प्लस बनती है एलिप्स में, माइनस बनती है हाइपरबोला में। ठीक है, क्लियर, कर दूं डिलीट, एनी अदर क्वेरी और डाउट? नो, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines joining the vertex of the parabola x square equal to 12y to the ends of its latus rectum। एक पैराबोला है साहब आपके पास, ये सरल है क्वेश्चन, अब तक के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो उनमें से ये थोड़ा सा स्लाइटली इजी है। देखो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है तो आप पैराबोला बना सकते हो ना, मतलब फेस तो बना ही सकते हो, अपवर्ड फेसिंग होगा राइटवर्ड फेसिंग होगा, कौन सा फेस होगा तो बना ही सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। उसका लेटस रेक्टम भी बना सकते हो। अब वर्टेक्स से लेटस रेक्टम के एंड्स पे ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y कौन सा फेसिंग पैराबोला होगा, किस टाइप का पैराबोला होगा, ये कहाँ पे फेस होगा इसका, अपवर्ड डाउनवर्ड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, इनमें से बताओ। एक्स की प्लस और माइनस वैल्यूज के लिए वाई पॉजिटिव, एक्स की प्लस और एक्स स्क्वायर कर रहा हूं ना, तो एक्स की प्लस की स्क्वायर करूं या माइनस का स्क्वायर करूं वाई हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स की प्लस या माइनस वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव, तो अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाओ। और हमारे जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो हमेशा वर्टेक्स यानी ओरिजिन से पास होते हैं, उनका ओरिजिन क्या होता है, उनका वर्टेक्स क्या होता है हमेशा, ओरिजिन 0,0, ये बन गया पैराबोला, बन गया। नाउ व्हाट, थोड़ा सा खोल दो क्योंकि सिमेट्रिक होता है दोनों में। ठीक है, अब इसका बनाओ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कहां से बनता है, फोकस से पास थ्रू करता है, लेट्स से दिस विद द फोकस, और जिसके एंड पॉइंट्स कहां पे लाया करते हैं बेटा, पैराबोला, तो ये हो गया मेरा लेटस रेक्टम, जिसको मैं ए बी मार्क कर देता हूं और फोकस को अपन एफ मार्क कर देते हैं। ओके, अब लेटस रेक्टम और वर्टेक्स को मिलाओ, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट और वर्टेक्स वी ये है, वी के कोऑर्डिनेट 0,0 है ही सही, इसको इससे मिलाओ और एक ट्राइंगल बनाओ, चेक करो बन रहा है ना ट्राइंगल भाई, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम और ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस चाहिए, 2 तो हो गए एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तीसरा वर्टेक्स खुद, तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया, चेक करो ट्राइंगल वी ए बी, इस ट्राइंगल वी ए बी का एरिया चाहिए। समझ आया क्वेश्चन?
कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y में से आप डिस्टेंस एफ भी निकाल लोगे, फोकल लेंथ 4a होती, ठीक है। आप ये भी निकाल लोगे, ये भी तो 4a होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? नहीं, ये a होती है, ये लंबाई a होती है, और ये लंबाई 2a होती है, और ये लंबाई भी 2a होती है, यानी टोटल लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a होती है। तो आप अगर ये टोटल 4a निकाल लो और ये a निकाल लो, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है एक दूसरे से, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा मेरी, इसीलिए। ठीक है, ओके, तो सरल था ये तो। चलो चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। पहले मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख देता हूँ। हेयर द गिवन पैराबोला इज, गिवन पैराबोला इज, सो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो 4 को बाहर निकालो, सो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू वाई, ऐसे लिखेंगे, बोलो। ओके, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग इट with the standard equation, standard equation, standard equation of an upward facing parabola, of an, चाय पीनी किसी को? हाँ, upward facing parabola, upward facing parabola, that is what, इधर ध्यान दो। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो वी गेट ए की वैल्यू 3, फोकल लेंथ 3 आ गई, वी गेट व्हाट, ए इक्वल टू 3। एक बार ये ए आ गया, एक बार ये ए आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं ना, वी एफ की वैल्यू ए के बराबर ही, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, ही तो होते हैं, तो ये 0,3 आ गया, तो इसकी लेंथ 3 हो गई, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट वी एफ इक्वल टू ए इक्वल टू 3 यूनिट्स, यस और नो। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लेते हैं। नाउ नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, यानी कि 4 इंटू 3, यानी कि 12 यूनिट्स। एक्चुअली जो उसकी इक्वेशन में y के अलावा जो रखा हुआ होता है वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, शॉर्टकट। जो y के अलावा रखा हुआ है वही क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में आ रहा है वो 4a, यानी कि 12 यूनिट्स। अब नाउ नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो, इन ट्राइंगल वी ए बी, इस ट्राइंगल वी ए बी में वी एफ परपेंडिकुलर है ए बी से, बोलो, वी एफ परपेंडिकुलर है ए बी से, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू वी एफ इंटू ए बी। ओके, अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या गया, हमें मार्क भी कर लो, ये ए बी है ना, ए बी की लेंथ आ गई है 12 यूनिट्स, है ना। सो एरिया ट्राइंगल वी ए बी, सरल था ये तो काफी, है ना, एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस जो हम अभी तक करके आए उसके मुकाबले तो काफी सरल था। हाफ इंटू बेस ले लो ए बी को, क्योंकि साइड ही बेस होती है, तो ट्राइंगल इसकी एक साइड है ये, इंटू हाइट आप ले लो वी एफ को, दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास। हाफ इंटू ए बी क्या निकाला? 12, और वी एफ क्या निकाला आपने? 3। काटो, तो 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया रिक्वायर्ड इन ईच चक्कर। आंसर मैच, बोलो, समझ आया? बोलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर दूं डिलीट? कर दूं? ये एरिया होगा आपका क्या? 18 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एक फॉर्मूला बनाया था इस ट्राइंगल के एरिया का, तो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं अपन? देखो, 12 क्या था? 4a, और 3 क्या था? a। 12 क्या था और 3 क्या था? उसका हाफ भी करना है, 2 से 2, यानी 2a स्क्वायर आप फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, जिसमें a आप निकाल ही लेते हो हमेशा। वे 2 इंटू 3 स्क्वायर करूँ, a की वैल्यू 3 डालूं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 वही आ रहा है 18, ठीक है। तो ऊपर कहीं नोट डाउन करके लिख लो, इस टाइप, इस क्वेश्चन के बगल में ही लिख लो कि मान लो 1 नंबर का आ जाए, या एमसीक्यू में आ जाए, या कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप कभी भिड़ो इससे, तो इस टाइप का जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये पैराबोला कैसे भी बने, अपवर्ड बने,
राइटवर्ड बने, डाउनवर्ड बने, लेफ्टवर्ड बने, सबका फॉर्मूला यही चलेगा 2a²। ओके, ठीक है, सबका फॉर्मूला यही चलेगा 2a²। मान लो ये लेफ्टवर्ड होता, राइटवर्ड होता तो भी ये फॉर्मूला बनता, उसमें ये 4a और ये a। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करेंगे। A man running a race course notes that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter. Ellipse बन रहा है, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. देखो उसकी जो हमने कॉनिक सेक्शंस पढ़े हैं ना, उस कॉनिक सेक्शंस, ये क्या हो गया? हम्म, क्या कलर की बाल्टी डुल गई? एक मिनट को, बैकग्राउंड दिख रहा है कहीं इसमें? बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड, ये रहा। ठीक है भैया ना। ठीक है। ए मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स, एक मैन जो है रेस कोर्स पे दौड़ रहा है ना, रेस लगा रहा है, तो जिस कोर्स पे वो दौड़ रहा है, जिस रास्ते पे वो दौड़ रहा है, वो एक चीज नोट करता है, एनालाइज करता है कि दो फ्लैग गड़े हुए हैं वहां पे जमीन में कहीं, उस फ्लैग से उस आदमी की दूरी का डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर रहता है। तो इलिप्स की डेफिनेशन में तो यही थी, दो फोकाई से अगर एक पॉइंट की दूरी का सम हमेशा कांस्टेंट रहे तो वो इलिप्स बनता है, यानी कि वो आदमी इलिप्स में घूम रहा है, उसका जो रेस कोर्स है वो इलिप्टिकल है। समझ आया? मान लो वो जो दो फ्लैग पोस्ट हैं, लेट्स से वो F1 और F2 है, F1 और F2, तो वो आदमी मान लो अभी यहाँ है, इस जगह पर है, तो उस आदमी की इस फ्लैग से दूरी और इस फ्लैग से दूरी का सम क्या है? 10 मीटर। फिर वो आदमी घूमते 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 यहाँ आ गया, तो अभी भी इसकी इन दोनों से दूरी का सम क्या है? 10 मीटर। फिर घूमते 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 यहाँ आ गया, अभी भी ये दूरी का सम क्या है? 10 मीटर। तो ये जो पॉइंट, ये जिस जिस पॉइंट पे घूमा, वो पॉइंट, वो जो पॉइंट्स हैं वो एक इलिप्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं इस तरीके से, यानी कि आदमी इलिप्स में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? इलिप्स में। और अगर यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस होता तो फिर हाइपरबोला, तो फिर हाइपरबोला। ठीक है ना, यही तो डिफरेंस है दोनों में। तो यानी कि आपको इलिप्स की इक्वेशन बनानी है, और इलिप्स की आपको ये जो 10 मीटर दूरी होती है 2a के बराबर होती है, बताया ना मैंने आपको। तो a की वैल्यू हो गई 5, और फ्लैग पोस्ट के बीच की दूरी 2c होती है, वो है 8, तो c की वैल्यू 4, c की वैल्यू और a की वैल्यू से b की वैल्यू आ जाएगी, यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी, और इक्वेशन बन जाएगी, वेरी इजी। तो उसके चलो फटाफट से खत्म करो उसको, फिर सरल ही है अभी, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए। अभी भी कलर सही नहीं हुआ इसका ना। अब सही है। एलिप्स में a बड़ा होता है, c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 5 है ना, a बड़ा है ना, ये 2a है वो 2c है, तो बड़ा कौन हुआ? a ही हुआ ना। अच्छा, a b से बड़ा होता है, हाँ ऑब्वियसली c से भी बड़ा होगा, a सबसे बड़ा होता है, a² = b² प्लस c², ठीक है, तो b3 आ जाएगा, 5² - 4² = 3²। तो क्या इक्वेशन बन गई? बैठे बैठे बन गई, x² यानी x²/25 प्लस y²/9, 3² = 1। आंसर तो ये ऐसे ही आ चुका है। तो ये हो गया हमारा एलिप्टिकल फॉर्म, एलिप्टिकल शेप, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब आपको ये तो है फ्लैग पोस्ट आपके F1 एंड F2। देखो उसने लेटर भी, नाम भी फ्लैग पोस्ट का है, तो F4 फोकस, F4 फ्लैग पोस्ट, मैच भी कर रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट है, तो 4 इधर होगी और 4 इधर होगी, और इसको हम क्या कहते हैं? सी। इस दूरी को हम क्या कहते हैं? सी। और इसकी जो दूरी है, जो कांस्टेंट दूरी है, वो 10 मीटर आ रही है, और हमने सीखा था कि वो जो कांस्टेंट दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? 2a। क्या कहते हैं? 2a। लेट्स से कि ये है v, ये तो है वो पॉइंट p, है ना, ये इसको क्या कहेंगे अपन? v1। इसको क्या कहेंगे बोलो? v2। ठीक है, तो एक तरीके से p pf1 प्लस pf2, pf1 प्लस pf2, वो घूमते घूमते v1 पे भी आया होगा, इक्वल टू v1f1 प्लस v1f2, यस और नो, बोलो। तो here it is clear that here
it is clear that the man is running, clear that the man is running in an elliptical race course. The man is running in an elliptical race course. ये क्लियर हो गया? elliptical race course such that pf1, elliptical race course ellipse की डेफिनेशन क्या होती है? pf1, ऐसे लिखो, सच दैट pf1 प्लस pf2 इक्वल टू v1 v2 पे भी आया होगा वो, है ना? तो v2 ले लो, चलो, या v1 ले, बोलो v1 ले लो, v1 f1 प्लस v1 f2, और ये है 10 मीटर आपको गिवन ऑलरेडी। ये जो दूरी है ना, कांस्टेंट सम जो आ रहा है, ये 10 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब आप इससे मत सोल्व करो, आप इससे सोल्व कर लो, तो यहां से 2a की वैल्यू आ जाएगी। v1f1, ध्यान से देखो, v1f1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये हमारा सेंटर होता है ये, बोलो v1f1 को आप क्या लिख सकते हो? v1c माइनस f1c, या सुनो, बोलो, लिख सकते हैं, सेंटर ही बोलते हैं ना इसको अपन, वर्टेक्स ही होता है। ठीक है, बोलो v1f1 को क्या लिख सकते हैं, फिर से बोलो, v1f1 को v1c माइनस f1c प्लस v1f2, v1f2 को क्या लिख सकते हैं? v1 से लेके f2 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, v1c प्लस सी f2, ओके, v1c प्लस सी f2 इक्वल टू हाउ मच? 10 मीटर। अब सुनो, v1c को आप स्मॉल लेटर a बोल सकते हैं, v1 से लेके c तक की लंबाई, वर्टेक्स से लेके सेंटर की लंबाई को आप a बोलते हो ना, स्मॉल लेटर a, माइनस फोकस से इसके बीच की दूरी स्मॉल c, प्लस v1 से c अगेन a, प्लस c से लेके f2 अगेन c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस ए 2a, माइनस सी प्लस सी कट गया, तो क्या आया ये? 2a। तो अभी तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, आगे के लिए आप ये जो 10 मीटर है इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2a रख सकते हैं, फिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, और 2a क्या है? मेजर एक्सेस की लंबाई। 2a क्या है? मेजर, यानी कि वो जो कांस्टेंट सम आता है ना, वो एग्जैक्टली मेजर एक्सेस की लंबाई के बराबर आता है, फिक्स है, ओके ना? सो 2a की वैल्यू 10 आ गई, इंप्लाइज a की वैल्यू 5। ये चीज क्लियर है? अब डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट गिवन है ऑल्सो, distance between the flag post is given as the flag post f1 and f2। कितना गिवन है बोलो? 8 मीटर गिवन है ना, इसके सामने डाल दो, ये भी गिवन है। और डिस्टेंस बिटवीन f1 एंड f2 को अपन 2c कहते हैं, दैट इज 2c इक्वल टू 8। तो वहां से c की वैल्यू क्या आ गई? 4। c 4 आया, a 5 आया, तो अब यूजिंग रिलेशन b निकाल ले, क्योंकि आपको इक्वेशन ए और बी की फॉर्म में चाहिए, सी की फॉर्म में नहीं चाहिए। नाउ वी नो दैट, बोलो, इलिप्स में एबीसी का रिलेशन क्या होता है? ए सबसे बड़ा होता है उसमें, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हाइपरबोला में कौन सबसे बड़ा होता है इसमें से? सी, उसमें सी इधर आ जाता है, ए इधर आ जाता है। ठीक है, इम्प्लाइज, तो ए क्या था आपका? 5 का स्क्वायर, बी निकालना है, छोड़ दो एज इट इज, सी क्या निकाला आपने अभी? 4 का स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9, तो वहां से बी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है ना? तो बी आ गया 3 यूनिट्स। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द ellipse is given by equation of the elliptical race course, elliptical race course is given by, क्या इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इंप्लाइज ए और बी की वैल्यू रख देते हैं, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर बाय ए की वैल्यू क्या थी? 5, तो 25, और वाई स्क्वायर बाय बी की वैल्यू क्या थी? 3, तो 9 इक्वल टू 1। मैच करो आंसर।
हो गया मैच। चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द आखिरी है ना। चलो कर दूं डिलीट, पीछे से आप ये सब कुछ नोट कर ही लेना है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट वन पढ़ते हैं। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax। ये लो साहब, पैराबोला के अंदर ट्रायंगल फंस गया, अभी भी तो फंसा था पिछले से पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही फंसा होगा। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फेस कैसा होगा, किस टाइप का पैराबोला होगा ये। हाँ, y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव x राइटवर्ड फेसिंग हो गया। y का स्क्वायर कर रहे हो ना, तो y की पॉजिटिव, y की नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। वेयर वन वर्टेक्स, अच्छा वर्टेक्स यहाँ पे ट्राइंगल के वर्टेक्स के लिए, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होंगे, 3 कोने होंगे, उसमें से एक वर्टेक्स जो है पैराबोला के वर्टेक्स पे आ रहा है, यानी ओरिजिन पे आ रहा है। पैराबोला का वर्टेक्स तो ओरिजिन ही होता है ना, यानी कि उस ट्राइंगल का एक कोना तो ओरिजिन पर है। तो करीब करीब जैसा भी हमने ट्राइंगल फंसाया था, करीब करीब वैसा ही ट्राइंगल वो फंसेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल की लेंथ, उसकी ट्राइंगल की साइड की लेंथ बताओ, जो तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होंगी, उसकी लेंथ बतानी है। और लेंथ ऑब्वियसली एक ही फॉर्म में आएगी, क्योंकि पैराबोला न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं गिवन है, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो लेंथ भी हम एक ही फॉर्म में निकाल पाएंगे। अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में देते तो न्यूमेरिक फॉर्म में निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो वही 2D प्लेन, 2D plane and hyperbola. Let's say this is the 2D plane. ओके, एंड हाइपरबोला बना दूं मैं राइटवर्ड फेसिंग। तो राइटवर्ड फेसिंग ऐसे बनता है, ऐसे, ऐसे दोनों एक्सिस पे वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक। अब ट्राइंगल का एक कोना तो यही है वर्टेक्स पे, है या नहीं है बताओ। वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स बोलते हैं ना, पैराबोला के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो 0,0, तो यानी कि ट्राइंगल का एक कोने का तो कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है 0,0। और अब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे अगर, तो ऐसे ही बनेगा, चेक करो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। बोलो ऐसे ही बनेगा ना, बोलो साक्षी, कुछ ऐसा ही बनेगा। ये तीनों साइड्स बराबर है, ये तीनों साइड्स क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तीनों साइड्स बराबर है। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये जो इसकी तीसरी साइड आ रही है, अरे यार सीधी बन जा, नहीं बन पा रही, ये ले। कई बार क्या होता है, जो चीज नहीं होती तो नहीं होती, ठीक है, चला लो काम। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये जो है ना लेटस रेक्टम नहीं है, इसको कहीं लेटस रेक्टम मत मान लेना। कोई भी लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो गिवन था, अच्छा पैराबोला के अंदर ट्राइंगल फिक्स होगा, तो फिक्स थोड़ा ना हो गया कि उसकी तीसरी साइड हमेशा लेटस रेक्टम ही होगी। वो तो पिछले क्वेश्चन में तो साफ साफ खुद ने दे रखा था, पढ़ो पिछला क्वेश्चन भी पढ़ो और देखो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से ही ज्वाइन करना था, वहां तो फिक्स था। लेकिन यहाँ पे ऐसा फिक्स, वो पिछला वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल था, पिछला वाला क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस बार क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसमें ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है और ये लाइन लेटस रेक्टम है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 4A आंसर आ जाता, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 4A ही होता है ना। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 4A आ जाती है ना, 4A 4A 4A, बट ये लेटस रेक्टम नहीं है। अब क्या करें, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टेल मी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर ये है, तो इस पॉइंट के ये तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता नहीं है ना। फोकस हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता हो ये हो, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये लेटस रेक्टम निकल जाए, ये भी हो सकता है कि ये लाइन लेटस रेक्टम निकल जाए, लेकिन गारंटी नहीं है ना। तो गारंटी नहीं है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते कि लेटस रेक्टम है। ओके ठीक है, क्या करें बताओ। एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं पी क्यू, PVQ, और पी के और पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने की तरफ चलते हैं।
क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया आपने। पी के अगर आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो पी पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स उसकी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, वहां से कुछ ना कुछ हिंट अपने को मिल सकता है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ। लेट से, अच्छा एक काम करते हैं अपन, इसकी लेंथ को कुछ मान लेते हैं। इसकी जो लेंथ है, लेट से अपन 2K मान लेते हैं। किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। 2K इसलिए मान रहा हूं ताकि के ऊपर चला जाए, के नीचे चला जाए। एक बार के लिए इसकी लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं? 2K। और अब फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 2K की वैल्यू निकालना, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हेयर द गिवन पैराबोला इज, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो गिवन है। टेल मी व्हाट इज गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पता चल गया हमको कि राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला है। फाइन, ठीक है। नाउ नाउ लेट द लेंथ ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ, क्योंकि अगर मैं के लेता हूं तो फिर के बाय टू करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। मुश्किल तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो 2K मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या के मानू? 2K मान ले। लेट द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम बताओ। VPQ ट्राइंगल, VPQ। बी 2K यूनिट्स, बी 2K यूनिट्स। अब बताओ जरा, अगर इसकी लेंथ 2K है, यूनिट्स है, तो ये टोटल PQ 2K हो गई। बोलो, दैट इज VP बराबर VQ बराबर, इक्विलेटरल है ना, PQ बराबर 2K। तो अगर PQ 2K है, तो लेट से इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, हाल फिलहाल के लिए क्या माने, बोलो R। तो PRK और RQ भी K होगा, क्योंकि ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमेट्रिक है ऊपर और नीचे। तो R से लेके P से लेके R की वैल्यू K हो जाएगी, हो जाएगी, बोलो। सो PR इक्वल टू QR इक्वल टू 2K का आधा, यानी कि K यूनिट्स। अब सुनो, अगर ये K यूनिट्स है, अगर ये K यूनिट्स है, तो P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट K आ गया। ये K यूनिट्स है ना, ऊंचाई। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे ना अपन, तो P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट तो K आ गया। अब P पॉइंट का X कोऑर्डिनेट VR की लंबाई होगी, और VR इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड है। VR इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड है, यानी हाइट है, यानी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का 10th क्लास में फॉर्मूला सीखा था, √3/2 इंटू साइड। याद है? √3/2 इंटू साइड क्या है? 2K। तो वहां से ये भी K की फॉर्म में आ जाएगी, और फिर उसको इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। एक बार K की वैल्यू आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी आ जाएगी। समझ आया? बोलो। चलो, तो PR QR K यूनिट हो गया। दैट इज, दैट इज Y कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P लाइंग ऑन पैराबोला इक्वल टू K आ गया। लाइंग ऑन पैराबोला इक्वल टू क्या आ गया? K। Y कोऑर्डिनेट K आ गया। अब X कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। नाउ, नाउ जो VR होगा यहाँ पे, VR वो अल्टीट्यूड होगा, होगा ना? अल्टीट्यूड या हाइट अपन बोलते हैं, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ट्राइंगल VPQ। और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। और साइड की वैल्यू क्या मानी आपने? 2K। तो √3/2 इंटू 2K, 2 से 2 गया, तो ये हाइट कितनी आ गई? √3 इंटू, √3 के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है ना, √3 टाइम्स K यूनिट्स। ओके, दैट मीन्स ये √3 के है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गया, √3K, 0। ओके, तो ऊपर उसका वाई एक्स कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, क्या? √3K। और वाई कोऑर्डिनेट पहले पता कर लिया था अपन ने, K। सो P पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इसको इक्वेशन में पुटअप कर दो, K की वैल्यू आ जाएगी। समझे? √3K, K। ओके, डन। सो सो VR अगर √3K है, तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट पी। चाहो तो आप क्यू के भी निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स, उसको भी पुटअप कर सकते हो, क्योंकि पी और क्यू दोनों ही लाया कर रहे हैं इस पे। बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी लाइंग ऑन पैराबोला, लाइंग ऑन पैराबोला के आ गया। ओ के नहीं, √3 के आ गया। क्या आ गया? √3 के। चलो, तो पी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ पॉइंट पी लाइज ऑन द कैरब, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले, बोलो बोलो, के कॉमा के, लाइज ऑन द पैराबोला, lies on the given parabola, on the given parabola, so it must satisfy the equation of parabola. लिख देना एक लाइन, so it must satisfy the equation of parabola. So putting the coordinates of point P, the coordinates of the point P in the equation of parabola, in the equation of given parabola, we get बोलो क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? वाई स्क्वायर, तो वाई कोऑर्डिनेट के का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, √3 के। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक के स्क्वायर इक्वल टू, बोलो सॉल्व करो, के स्क्वायर इक्वल टू 4√3 के ए। ओके, तो एक के से एक के खत्म हुआ, तो के की वैल्यू क्या आ गई, बोलो, एक के से ये स्क्वायर खत्म हुआ तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4√3a। तो लेंथ क्या आ गई, 2k मानी थी अपन ने, तो इसकी दुगनी यानी 8√3a इसका आंसर। चेक करो। सो लेंथ ऑफ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ each side of equilateral triangle VPQ इक्वल टू, हमने 2k यूनिट्स मानी थी और k की वैल्यू हमने निकाल दी है, 2 into 4√3 times a units, so it is like 8√3a units. ओके, समझ आया? और इसका एरिया भी पूछ ले तो निकाल दोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, नहीं अगर याद हो तो लिख देना, √3 टाइम्स √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। याद है क्या? ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। साइड आपने निकाली लिए के की फॉर्म, इसमें ए की फॉर्म में, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करते इसका एरिया भी आ जाएगा। तो कल कोई सी क्वेश्चन में एरिया भी पूछ सकता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो फॉर्मूले बहुत क्रूशियल है जो याद रखने हैं आपको। बोलो अल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, √3/2 इंटू ए मत बोल, क्योंकि पैराबोला में भी ए होता है, साइड बोल, है ना, √3/2 इंटू साइड। और एरिया निकालने का √3/4 इंटू साइड। डन। कॉनिक सेक्शंस ले लें कल टेस्ट। क्यों? कल शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? फिर अच्छा, फिर छुट्टियां दीपावली की। मेरी बात सुन लो बेटा, मेरी बात सुन लो एक बार ध्यान से, है ना। ये जितना भी लापरवाही चल रही है ना आपकी तरफ से चल रही है, कल को आप या आपके गार्जियन मुझे ये नहीं कहने चाहिए कि कोर्स टाइम पे नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आते ही नहीं हो तो कैसे क्या कुछ होगा, है ना। तो ये मेरी तरफ से तो कुछ भी करो, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको बच्चों की तरह सिखाएं कि बेटा मत करा करो छुट्टियां। इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप 11th क्लास के बच्चे हो। तो जो भी चल रहा है आपकी तरफ से चल रहा है, मेरी तरफ से नहीं चल रहा है। मैं रेयरली कोई बहुत ही जरूरी काम होता है तो, अब आज मेरी तबीयत खराब है लेकिन आप लोग आए तो मैं क्लास लिया, हालत नहीं थी, आप आ गए तो मैं क्लास लेता ही लेता हूँ। आपकी तरफ से चल रहा है, ठीक है ना। कल को आपके मार्क्स नहीं आए तो आप या आपके गार्जियन मुझे नहीं कहने चाहिए, और मार्क्स आएंगे भी कैसे, मेरी तरफ से तो बोले मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो परसों दोगे टेस्ट? पक्का? ठीक, परसों आप कल दोगे? ऐसा नहीं, फिर परसों ही आना, क्योंकि एनालिसिस तो एक साथ ही करेंगे ना। परसों टेस्ट फाइनल है आना, कुछ भी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।